हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द सेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वह बजट पे आधारित होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी को यूनियन बजट जो है वह संसद में पेश किया जा चुका है। आज जो है वह 4 जनवरी है, सॉरी 4 फरवरी है। तो इस बीच में जितने भी आर्टिकल्स आए, जितने भी बजट से संबंधित जो है की फीचर्स थे जो कि हमारे एग्जाम में जो है वह इम्पॉर्टेंट थे, सिर्फ उन्हीं उन्हीं फीचर्स को, उन्हीं उन्हीं जो प्रोविजंस हैं उनको हमने काफ़ी डीपली एनालाइज किया है आपके लिए, और उसी को लेकर आज आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। यह सेशन आने में जो 3-4 दिन का लेट लगा, काफ़ी सारे जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं जिस दिन से बजट आया उसी दिन से जो है उनके क्लासेस आने लगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमने एग्ज़ाम के पहले मार्क को समझा, देन उसके बाद बजट को हमने समझा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम और बजट को हम किस तरीके से लिंक कर सकते हैं उसको समझा, फिर उसके बाद जो है हमने आपके लिए यह पूरा का पूरा जो है वह सेशन डिज़ाइन किया। तो आज का जो है हमारा बजट होने वाला है, यह 2 पार्ट में हम देखेंगे। पहला जो है वह जो कि जो फैक्चुअल जो कुछ डाटा होते हैं उसको हम देखेंगे जो कि हमारे स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा जो इस सेशन का जो हमारा पार्ट होने वाला है वह होने वाला है यूपीएससी को लेकर, यानी कि आप सभी जानते हैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का जो क्वेश्चंस ऑफ नेचर होता है वो काफ़ी डिफरेंस होता है। तो उसके लिए हमें डिफरेंस जो है अप्रोच भी लेकर चलना होगा। तो इसलिए हमने इस पूरे के पूरे सेशन को 2 डिवीज़न में जो है वह बांट दिया है। पहला जो कि स्टेट पीसीएस और कुछ न कुछ यूपीएससी को भी अगर आ गया तो ठीक ही है, ठीक, तो उसको हम जो है वह लेकर चलेंगे। तो बजट एट अ ग्लांस सबसे पहले देखेंगे। बजट में ही एक डॉक्यूमेंट होता है, आप इसको डाउनलोड करके डीपली इसको जो है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं और ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो बजट एट अ ग्लांस हम देखेंगे। इसके अलावा जो है वह हमारा जो सेकंड पार्ट होगा यूपीएससी को लेके वह होगा की फीचर्स ऑफ यूनियन बजट, तो जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे, इनिशिएटिव्स देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस किए गए हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं उसको हम देखेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो पहला जो हमारे सेशन का जो फर्स्ट हाफ होगा वो होगा बजट एट अ ग्लांस, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो डाटा दिए गए। तो आइए उस डाटा को जो है वह समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे आशा करते हैं कि आपने जो स्टैंडर्ड बुक है उसको जो है आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें कुछ टर्म जो है बजट को लेकर आपको क्लियर होंगे, जैसे कि राजस्व प्राप्तियाँ यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन सी जो है हमारी रिसिप्ट्स आती हैं, आपको यह क्लियर होगा। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे जो है वह बजट के डाटा को देखेंगे और आगे निकलेंगे, ठीक। तो राजस्व प्राप्ति की यदि हम सबसे पहले बात करें तो कुल प्राप्ति की, यानी कुल जो हमारा बजट है उसका जो आकार है, उसका जो साइज है वह कितना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले जो टोटल जो है वो हमारा बजट होता है हाई आर का, यानी कि किस ईयर का, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 का। आप सभी जानते हैं कि बजट में कुल 4 जो है वह डेटा यानी कि आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। एक तो आने वाले का क्या होता है, एस्टीमेट होता है, यानी कि अनुमान होता है, जैसे जो 24-25 होगा उसका अनुमान होगा। इसके अलावा जो हमारा जस्ट प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसका क्या होगा, रिवाइज्ड होगा, यानी कि उस डाटा में जो अगली बार किया गया था उसमें कुछ संशोधन किया जाता है बजट में, उसके प्रीवियस ईयर का होगा जो, यानी कि 24-25 का जो होगा उस स्टूडेंट उसमें जो है वह
उसका जो यह क्या था, अनुमान यह था, उसके बाद उसको रिवाइज्ड इस प्रकार से किया गया, ठीक, रिवाइज्ड किया गया। और फिर उसके बाद जो वास्तविक था, किसका वास्तविक आंकड़ा पेश किया जाता है 2023-24 का, यानी कि 2 साल पहले का। तो उसमें जो है वह एक्चुअल जो डाटा जो है वह हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं 2000 जो 23-24 का फाइनेंशियल था, उसका एक्चुअल जो कितना आया, वह आया 44,43,447,000 करोड़ रुपए, ठीक। तो ये सारे जो डाटा दिए गए हैं आपको यहाँ पे, ये 1000 करोड़ में आपको जो है वह उसको देखना है, ठीक। तो आपने ये क्या है इधर उसको समझ लिया कि जो रिवाइज्ड एस्टीमेट और एक्चुअल है, यह 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट जो है वह होती हैं। तो इसको हमने देखा। अब हम आते हैं अपने 25-26 के एस्टीमेट पे, यानी कि जो 25-26 का बजट पेश किया गया है उसका एस्टीमेट क्या होगा। तो जो टोटल बजट का आकार है स्टूडेंट, वह है 50,65,345 का। कितने का, 50,65,345 का, यानी कि आप मोटा मोटा याद कर सकते हैं 50.6 लाख करोड़ का जो है हमारा टोटल बजट है। आप जानते हैं जितना बजट होता है वही प्राप्तियां होती हैं, और उतना ही जो है वह सरकार को खर्च करना होता है, ठीक। तो जितना सरकार को प्राप्त हुआ, यानी कि 50.6 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुआ, तो 50.6 लाख करोड़ रुपए सरकार क्या करेगी, व्यय कर देगी, ठीक। क्या करेगी, व्यय करेगी, एक्सपेंडिचर पे खर्च करेगी। तो यह हमारी होगा जो है वह बजट का आकार कितना है, 50.6 लाख करोड़, जो कि प्राप्ति भी है और यही एक्सपेंडिचर भी है। अब सभी जानते हैं कि जितनी आय होती है उतना ही खर्च करना होता है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और समझने की बात है। क्या है, तो यदि बात करें हम राजस्व प्राप्ति की, राजस्व प्राप्ति में टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को हम जो है वह उसको डिवाइड कर देते हैं। तो बात करें राजस्व प्राप्ति की, तो यह जो है वह 34,20,409 करोड़ रुपए जो है वह रेवेन्यू जो है वह रिसिप्ट हमको मिली है, मिलने वाली है, यानी कि क्या है, अनुमान है यह। आप इसको ध्यान रखिएगा कितना मिलने वाला है, और कौन से फाइनेंशियल ईयर में, तो 25-26 में। तो 34,20,409 करोड़ का हमें रेवेन्यू जो है वह जो कलेक्ट होने वाला है। इसमें जो जो 2 पार्ट है उसमें यदि देखें तो कर राजस्व की बात करें तो सबसे बड़ा जो हिस्सा इसी का है, 28 लाख करोड़, समथिंग 28,37,409 करोड़ का जो है हमें रिवेन्यू जो है वह टैक्स से जनरेट होने वाला है। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू की यदि हम बात करें तो जो है वह 5,83,हजार करोड़, 5,83,000 करोड़ का जो है हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वह जनरेट होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। तो जो हमारा यह 50.6 लाख करोड़ का जो पूरा बजट है, उसमें से जो है वह हमको 34,20,409 करोड़ रुपए स्टूडेंट किससे मिलने वाले हैं, वह रेवेन्यू रिसिप्ट साइड से हमको मिलने वाले हैं, ठीक। देन यदि हम देखें बचा हुआ हिस्सा जो 50.6 लाख करोड़ में बचा हुआ अभी हिस्सा है, वह हमें किससे मिलेगा, तो पूंजी प्राप्ति यानी कि कैपिटल रिसिप्ट से हमको मिलेगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपने स्टैंडर्ड्स बुक में, बेसिक बुक में, एनसीईआरटी में जो बजट होता है उसको अच्छे से, उसका जो जो स्टैटिक पार्ट होता है, जो उसका मेन पार्ट होता है, बेसिक पार्ट होता है, उसको अच्छे से पढ़ा है। तो आप जानते हैं कि बजट जो है वह 2 प्रकार से पेश किया जाता है, एक उसमें रेवेन्यू साइड होता है और एक एक्सपेंडिचर साइड होता है, ठीक, सॉरी कैपिटल साइड होता है, एक रेवेन्यू साइड और एक कैपिटल साइड, यानी कि राजस्व साइड और पूंजी साइड। तो राजस्व प्राप्ति हमने देखी कि 50.6 लाख करोड़ में कितना राजस्व प्राप्ति हमें होगा। अब कैपिटल साइड देखते हैं,
तो जो पूंजीगत प्राप्ति होगा स्टूडेंट वह होगा 16,44,936 करोड़ का। कितना? 16,44,936 करोड़ का जो है हमें कैपिटल रिसिप्ट जनरेट होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, जिसमें यदि हम बात करें तो ऋणों की वसूली और अन्य कुछ रिसिप्ट होती हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमें ध्यान देने वाली बात वह है उधार एवं जो है वह अन्य देयता, यानी कि बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो है वह कैपिटल रिसिप्ट में सबसे बड़ा हिस्सा आपको इसी का देखने को मिलता है। और यह क्या है? यह सरकार पे, हमारे देश पे जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आने वाला कर्ज है स्टूडेंट, वही है। तो जो पूंजीगत प्राप्ति होती है उसमें कर्ज का हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है। सरकार पहले बजट बनाती है, अपनी आय देखती है, अपना व्यय देखती है। अब वह देखती है कि जो हम व्यय करने वाले हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें कितना सारा जो है वह जो पैसा है वह कम हो रहा है, यानी कि जो हमारी आय है और जो हमारा खर्च है उसमें कितना ज़्यादा पैसा कम हो रहा है। और जितना पैसा कम होगा, क्योंकि सरकार को अपनी जो बैलेंस शीट है वह मेंटेन रखनी पड़ती है, यानी कि जो रेवेन्यू का और उसके बाद जो एक्सपेंडिचर का, जो सरकार की आय होती है, इनकम जो होगी उसमें, और जो सरकार का एक्सपेंडिचर होगा उसमें, तो इन दोनों को सरकार को जो है वह बराबर रखना पड़ता है। तो इसलिए जो है स्टूडेंट्स, सरकार जितना कम होगा उसके एक्सपेंडिचर से जो इनकम होगा, तो उतना वह बारोइंग कर लेगी। सरकार कहाँ से करेगी? तो कई सोर्सेज हैं, जैसे कि अपने देश के अंदर भी कर सकती है और विदेशों से भी कर सकती है। तो वह सरकार पर जो होगा क्या होगा? एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा। ठीक, तो कितना है उसको देखते हैं। तो कुल जो पूंजीगत प्राप्ति है वह कितना है? तो वह 16,44,936 करोड़ का है, जिसमें से जो है वह 15,68,936 करोड़ स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यह क्या है? यह बारोइंग से, यानी कि ऋण से, उधार से सरकार जो है इसको पूर्ति करने वाली है। आप देख सकते हैं कि ओनली वन जो है वह लगभग जो है वह 29,000 लाख करोड़ और 47,000 लाख करोड़ जो है स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ जो है वह मिला है किससे? वह पूंजीगत प्राप्ति से। यदि अच्छे से हम देखें तो सिर्फ यदि इसको हम ऐड करते हैं तो हमको लगभग 56,000 जो है वह लाख करोड़ रुपए सिर्फ मिले हैं, जबकि पूंजीगत प्राप्ति में दिखाया कितना गया है? 16 लाख करोड़ रुपए। ठीक, तो यह आंकड़ा जो है इसको पूर्ति करने के लिए सरकार उधार लेगी। तो आपने टोटल जो है वह बजट को एक सिनेरियो में उसके डाटा को अच्छे से देख लिया कि कितनी प्राप्ति है सरकार की, जिसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना है और कैपिटल रिसिप्ट्स कितना है। तो इसको अच्छे से हमने देख लिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगला इम्पॉर्टेंट जो हमारे बजट में होता है स्टूडेंट, वह होता है कि रुपया जो है कहाँ से आता है, यानी कि जो अभी हमने 50.6 लाख करोड़ का टोटल बजट साइज देखा, तो वह पैसा जो है वह आएगा कहाँ से, यानी कि जो हमारा रिवेन्यू साइड होगा वह आएगा कहाँ से। तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके बजट में पेश किया जाता है, उसको बताया जाता है डाटा को। तो उसी डाटा को हम देखते हैं जो कि हमारे लिए स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा, हम बार बार जो है एग्जाम्स को फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि कौन सा पार्ट जो बजट का है वह हमारे यूपीएससी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट हमारे स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम बार बार आपको उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए अभी हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है और हमने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट हमारे स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो रुपए कहाँ से जो है आता है? रुपी कम्स फ्रॉम। तो इस बजट में आने वाला जो हमारा बजट है 2025-26 का जो अनुमान है उसमें कहाँ से आएगा? तो सबसे बड़ा पार्ट यदि आप इस पूरे सर्कल में देखेंगे तो बारोइंग का है। अभी हमने देखा था लगभग
15 लाख करोड़ रुपए का जो है वह सरकार उधार लेने वाली है। कहाँ से उधार लेगी? तो सरकार यह उधार जो है वह अपने देश के अंदर से भी सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं, सरकारी जो बॉन्ड्स हैं, उसको जो है वह बेच कर लेगी, या तो फिर जो है वह सरकार जो एब्रॉड बोरोइंग भी कर सकती है या करेगी ही। तो सबसे बड़ा हिस्सा हमको इसमें उधार या और अन्य देयताओं की जो है वह दिखेगी। 24% स्टूडेंट, जो टोटल जो सरकार का इनकम है उसका 24% सरकार उधार पे चलेगी। नेक्स्ट बात करें, हमने रेवेन्यू रिसिप्ट में देखा था टैक्स का जो है वह टैक्स रेवेन्यू तो काफी ज्यादा बड़ा था, लगभग 28.3 लाख करोड़ का। तो वह कितना है? लगभग 22% है स्टूडेंट। कितना? 22% जो है वह सरकार को, जो सरकार की जो इनकम होती है वह इनकम टैक्स से होती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 17% जो है वह कॉरपोरेट टैक्स से होगी। कितना? 17% कॉरपोरेट टैक्स से होगी। और जो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी और कुछ अदर्स टैक्स हैं उनसे 18% की जो है वह इनकम जनरेट होने की जो है वह एस्टीमेट अनुमान किया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें तो नॉन टैक्स रिसिप्ट से भी 9%। इसके अलावा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से 1%, और कस्टम्स जो ड्यूटीज होती हैं उससे 4%, और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%। तो यह पूरा सर्कल है आपको, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा, ठीक। तो यह रहा हमारा कि रुपीज कम्स फ्रॉम, यानी कि रुपया कहाँ से आता है, इसको हमने देखा। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, रुपए कहाँ जाता है, यानी कि रुपीज गोज टू, यानी कि जो हमारा आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें पैसा सरकार कहाँ कहाँ जो है वह उसका सबसे ज़्यादा पैसा, जो पूरा पैसा है वह कहाँ कहाँ लगेगा। तो उसके डिवीजन को हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें सरकार के खर्च की तो वह किस सेक्टर में है? वह है स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज। तो जो सरकार, आप जानते हैं कि टैक्स वसूलता है, वह फाइनेंशियल कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन होता है आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति गठित करता है। अभी राष्ट्रपति ने गठित किया है 16वां वित्त आयोग, हाल ही फिलहाल में कुछ महीने पहले। तो यही वित्त आयोग कुछ सिफारिशें करता है केंद्र सरकार को कि जो आपको इनकम हुई है, जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है, उसमें से कितना हिस्सा जो है वह राज्यों को जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वह जो सरकार की टोटल इनकम है उसका लगभग 22% वह राज्यों में जो है वह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, आप इसको जान लीजिए। उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो उसी क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए जो कि वित्त आयोग द्वारा जो है वह सिफारिश किया जाता है, तो उसी आधार पर जो राज्य है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो 22% सरकार के कुल इनकम का जो है वह राज्यों को चला जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो इंटरेस्ट पे में आपने देखा था कि सरकार की जो इनकम है, रुपए कहाँ से आता है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा क्या था? ऋण का था। तो ऋण यदि लेगा सरकार तो ऋण के बदले उसको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी पे करना होगा, और ब्याज यदि पे करना होगा तो एक बड़ा हिस्सा जो है स्टूडेंट वह कहाँ पे चला जाता है? तो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। देन उसके बाद यदि हम बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, भारत जो है एक कल्याणकारी राज्य है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या है? वेलफेयर स्टेट की जो है वह संकल्पना को प्रदर्शित करता है। तो वेलफेयर स्टेट होने के नाते जो है वह भारत सरकार द्वारा कुछ स्कीमें जो है वह लॉन्च की जाती है जो कि सेंट्रल सेक्टर की होंगी। तो इन स्कीमों में टोटल इनकम का 16% हिस्सा चला जाता है। कितना? 16% हिस्सा। इसके बाद भी कुछ अन्य जो है वह इम्पॉर्टेंट जो है वह मेजर एरिया हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, जैसे कि सब्सिडी है, डिफेंस में भारत का 8% जो है वह जाएगा। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन एंड
अदर ट्रांसफर फाइनेंस जो कमीशन होगा उसको हमने बताया था कुछ अन्य जो है वह अनुदान की भी सिफारिश करता है, तो उसमें कुछ चला जाएगा। इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी कि जो केंद्र द्वारा जो है वह स्कीम चलाई जाती है उसमें जो 8%, और अदर एक्सपेंडिचर में भी 8%, और पेंशन में भी 4% जो है वह चला जाता है। तो आप इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यह भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं घाटे की प्रवृत्तियां, यानी कि जो डेफिसिट होता है, आप जानते हैं कि कई प्रकार की डेफिसिट बजट में पेश की जाती हैं। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, यह सारे जो टर्म हैं आपने स्टैंडर्ड बुक में इसको पढ़ा होगा। ठीक, ये जो सारे टर्म है थोड़ा थोड़ा हम भी यहाँ पे बताते हुए चलेंगे। बात करें फिजिकल डेफिसिट की, फिजिकल डेफिसिट कुछ इंपॉर्टेंट है, एक दो हम देख लेंगे यहाँ पे। तो फिजिकल जो डेफिसिट है वह टोटल, इसको आप बजट घाटा या राजकोषीय घाटा आप कह सकते हैं, यानी कि राजकोषीय घाटा यानी कि जो राज्य का यानी कि इंडिया का जो कोष है उसमें कितना घाटा है, यानी कि जो हमारा टोटल जो इनकम है उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर को जो जब हम जो है वह देखेंगे तो उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, राजकोषीय घाटा हो जाएगा। उसके ट्रेंड को देखते हैं स्टूडेंट। आप देखेंगे यहाँ पे 2020-21 कोरोना का पीरियड था, जो घाटा था वह चरम पे, सरकार की इनकम जनरेट नहीं हो रही थी और एक्सपेंडिचर में कोई कमी नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि यह जीडीपी में है एक स्टूडेंट, यानी कि जीडीपी की रेशियो में। तो जीडीपी का जो है वह कितना प्रतिशत है, तो जीडीपी का 9.2% जो है स्टूडेंट कोरोना के टाइम में गया था। उसके बाद सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया और लगातार घटाते हुए 2025-26 में आप देखेंगे कि सरकार ने लगभग 4.4% जीडीपी के हिसाब से जो है वह जीडीपी का 4.4% लाकर खड़ा कर दिया गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात होती है स्टूडेंट। तो जो घाटा है वह 4.4% का है। क्या, कौन सा घाटा, राजकोषीय घाटा। आप ध्यान रखिएगा यह कौन सा घाटा है, राजकोषीय घाटा। बात करें रेवेन्यू डेफिसिट की, तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है स्टूडेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट, उसी डिफरेंस को हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ठीक, तो वो उसको यदि हम देखेंगे तो भारत का जो राजस्व घाटा है, तो राजस्व घाटा 1.5% किसका, जीडीपी का 1.5% जीडीपी का जो है वह एस्टिमेट किया गया है, यह जो कि अच्छी बात है। ठीक, तो आप घाटे को देख सकते हैं। इस डायग्राम को आप एक बार और देख लीजिएगा। इसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, इसको भी आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, घाटे का सार आप यहाँ पे इसको डाटा वाइज अभी आपने परसेंटेज में देखा था जीडीपी को, आप इसको जो है वह डाटा में भी देख सकते हैं कि राजकोषीय घाटा लगभग 15,68,936 जो है वह करोड़ रुपए जो है वह है। इसके अलावा राजस्व घाटा आप देख सकते हैं कि 5,23,846 करोड़ रुपए है, लाख करोड़ में है। इसके अलावा प्रभावी राजस्व घाटा है और प्राथमिक घाटा है, तो आप इसको डाटा में देख सकते हैं। इसके अलावा एक्चुअल जो 23-24 का भी है और जो संशोधित अनुमान है उसका भी आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक, चलिए इस पूरे सेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने कवर कर लिया, यानी कि हमने जो स्टेट पीसीएस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट फैक्ट होने चाहिए थे उसको हमने देखा। आने वाला जो हमारा यह पार्ट है, यह ऐसा नहीं है कि स्टेट पीसीएस में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन यह ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा यूपीएससी एग्जाम पे। उसी हिसाब से हमने स्लाइड्स भी बनाई हैं और उसी हिसाब से हमने अपनी खुद की प्रिपरेशन भी की है ताकि आपको अच्छे से बता सकें। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक पेन एक कॉपी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे उनको हम आपको बताएंगे,
वह टर्म्स आपको होमवर्क के रूप में करना है। ठीक, यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा सबको एक एक्सप्लेन करना, तो इसलिए आप उसको लिखिए, उस स्कीम्स को लिखिए, उसके बारे में गूगल कीजिए, बुक्स में पढ़िए, लेकिन उसका एक नोट्स बनाइए, तभी आप जो है वह पूरे बजट को तैयार कर सकते हैं। और यदि इतना आपने कर लिया तो आपको कहीं और से बजट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, तो आप अब जो है वह कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। होमवर्क के रूप में हम आपको कुछ बताते चलेंगे, आप उसको गूगल करके, बुक्स से पढ़ के, स्टैंडर्ड्स बुक से पढ़ के कवर कीजिएगा। और यदि आपने उतना, लगभग आपको 4 घंटे की मेहनत करे पड़ेगी, 2 दिन में 2-2 घंटे डिवाइड कर लीजिए और कर लीजिए बजट आपका फिनिश्ड। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पार्ट को। जो हमारा बजट है 2025-26 का एस्टिमेटेड, उसमें क्या कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, डेवलपमेंट की जर्नी क्या होने वाली है, कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे फोकस किया जाएगा, तो उस सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, आप सब रेडी हो जाइए और कॉपी और पेन भी ले लीजिए। आप नोट डाउन कीजिएगा जो जो हम आपको इंडिकेट करेंगे और उसी पे आपको होमवर्क करना है। ठीक, सबसे पहले आप देखिए कि जर्नी ऑफ डेवलपमेंट क्या होने वाली है, जो भारत सरकार की होगी वह क्या होगा, और इस डेवलपमेंट में कौन कौन से एरियाज है जो क्या करेंगे, इंजन का कार्य करेंगे, यानी कि स्टुमुलेट करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। तो कौन कौन से एरिया हैं, तो सबसे पहले एरिया जो है वह आइडेंटिफाई किया गया है इस बजट में, वह है एग्रीकल्चर। क्या, एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि जो है वह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारे आने वाले जो कुछ साल होंगे हमारी इकोनॉमी में। इसके अलावा एमएसएमई, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किए गए हैं एमएसएमई को लेकर इस बजट में, उसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा इंजन होने वाला है वह इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, स्किल्स में इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट, किसमें, स्किल्स में। आप जानते हैं कि इंडिया एक यंग पॉपुलेशन का एक हब है, लेकिन स्किल्स की कमी है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा स्पोर्ट्स जो हमारा रीजन, क्या, स्पोर्ट्स में जो है वह इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात में जो है वह उसको बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदम। तो यह मेजर जो है वह 4 हमारे ऐसे इंजन हैं जो कि डेवलपमेंट में काम आएंगे। ठीक, तो यह हमारे 4 इंपॉर्टेंट इंजन हमने देखा। इसके अलावा इस बजट में एक इंपॉर्टेंट लाइन की कही गई, वह क्या है कि अ कंट्री इज अ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इट इट्स पीपल, यानी कि जो देश होता है स्टूडेंट, वह एक मिट्टी नहीं है, वह एक मात्र एक मिट्टी का टुकड़ा, भूभाग का टुकड़ा नहीं है। कोई देश वहाँ के लोगों से बनता है। ठीक, लोगों से बनता है, इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है, नोट डाउन कीजिए, मेंस में, ऐसे में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक, तो डेवलपमेंट की जर्नी क्या होने वाली है, उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से पिलर्स इंजन के रूप में कार्य करने वाले हैं, आपने इस स्लाइड में उसको देख लीजिए। ठीक, आप देखेंगे कि फ्यूल्स, द फ्यूल यानी ईंधन के रूप में रिफॉर्म्स काम करेंगे, सुधार किए जाएंगे। गाइडिंग स्पिरिट जो है वह इंक्लूसिविटी होगा। ठीक, जो समावेशिता होता है, सबको शामिल करने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वह स्पिरिट के रूप में जो है वह आगे का रास्ता दिखाएगी। इसके अलावा जो मेन लक्ष्य होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, विकसित भारत। काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अगला स्लाइड है कि एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए जो है वह कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो एस्पिरेशन का काम करेंगी, तो एक्सीलरेट ग्रोथ को एक्सीलरेट करना है, सिक्योर इंक्लूसिव जो है वह डेवलपमेंट। इसके अलावा इनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडिया राइजिंग मिडिल क्लास पे फोकस किया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वह इसको जो है वह
प्रोत्साहन इसको किया जाएगा। इसके अलावा अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, ठीक। तो यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि विकसित भारत के लिए आप इसको मेंस में जो है वह, प्री में तो इसका कोई ज़्यादा खास रोल है नहीं, मेंस में आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सेव करके रख लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से हमारा जो है वह इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होने वाली हैं, ठीक। तो देखते हैं। तो डेवलपमेंट जो है वह, एक आपने जब स्पीच सुना होगा शायद प्राइम मिनिस्टर का भी और फाइनेंस मिनिस्टर का भी, तो उसमें आपको एक शब्द मिला होगा, क्या मिला होगा? ज्ञान। काफी अच्छे से इलोबरेट उन लोगों ने एक्सप्लेन किया इस शब्द को, ज्ञान को। तो यह जो हमारा बजट है इसी ज्ञान पे फोकस होगा। ज्ञान मीन्स जी फॉर गरीब, वाई फॉर यूथ, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी। तो इन्हीं चार जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट जो क्लास है, वर्ग है, इन पे फोकस होने वाला है, ठीक। तो इन्हीं चार को फोकस करके इस बार का जो बजट है वह पेश किया गया है, जिसको अभी हम देखेंगे। इन चारों को लेकर क्या कुछ स्कीमें इस बजट में पेश की गई हैं, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ और बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। तो उसके लिए क्या है, रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए क्या कुछ इस बजट में किया गया है उसको देखेंगे। कॉपी पेन लेके रेडी हुई है, ठीक। सबसे पहले यदि हम देखें तो नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स, इंपॉर्टेंट क्या है, हाई यील्ड सीड्स, HYS। आप जानते हैं कि हाई यील्ड सीड्स जो है वह हमारे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें चर्चा में आया था। उच्च उत्पादक HYV की जो वेराइटीज हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं उसमें, तो नेशनल मिशन एक लॉन्च करने जा रही सरकार, जो कि टारगेटेड जो है वह डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन ऑफ सीड्स विथ हाई यील्ड पेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि जो हमारे पेस्टिसाइड्स होंगे उसके रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक होंगे, और क्या होगा, क्लाइमेट रेजिलियंस होगा, ठीक। तो कैसे होंगे, वह पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस होंगे और क्लाइमेट रेजिलियंस होंगे। कौन, हाई यील्डिंग सीड्स। तो आपको हाई यील्डिंग सीड्स के बारे में जानकारी कलेक्ट करनी है। हाई यील्डिंग सीड्स जिसे आप कभी कभी GM क्रॉप, हालांकि अलग होता है लेकिन उसी प्रोसेस से भी इसको विकसित किया जाता है, ठीक। तो GM क्रॉप के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। कौन कौन सी क्रॉप इस समय कॉमर्शियल रूप से अप्रूव्ड हैं या फिर कृषि की दृष्टि से खाद्य के रूप में, तो अभी फिलहाल खाद्य के रूप में कोई नहीं है। कॉमर्शियल रूप में आप जानिए कि कौन कौन सी जो है वह क्रॉप हैं जिसको मान्यता दी गई है। बीटी बैगन के बारे में सुना होगा, बीटी कपास के बारे में सुना होगा, बीटी सरसों के बारे में सुना होगा। तो इन सब के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जा रही है, क्योंकि एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात की गई है, हाई यील्डिंग सीड्स की बात की गई है, GM क्रॉप की बात की गई है, जीन बैंक की बात की गई है। तो इस सब को रिलेट करते हुए हमको हाई यील्डिंग सीड्स और GM क्रॉप को जो है वह अच्छे से पढ़ना होगा। तो आपका होमवर्क हुआ GM क्रॉप एंड हाई यील्डिंग सीड्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिट इनहांस थ्रू KYC, किसान क्रेडिट कार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पहले से स्कीम चलती आ रही है, लगभग 1998 से। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें चर्चा की गई है। क्या किया गया है, तो फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स विथ इन्हांस्ड 5 लाख। तो इसमें जो है वह बढ़ोतरी की गई है 5 लाख तक की, इसके पहले कितना था, 3 लाख का था। तो आपको जो है वह KCC की
के स्टैटिक पार्ट को काफी, क्योंकि जो यह स्कीम है काफी पुरानी हो चुकी है, तो इसके स्टैटिक पार्ट को आप जो है वह इसको तैयार कर लीजिए। तो आपको केसीसी के बारे में स्टूडेंट पढ़ना होगा। किसके बारे में? केसीसी के बारे में। तो इस बजट में हाई यील्डिंग सीड की बात की गई है, केसीसी की बात की गई, क्यों की गई है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ और रूरल प्रॉस्पेरिटी को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, काफी इंपॉर्टेंट योजना लॉन्च की गई। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, जो कि एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है, जिसमें जो है वह 100 डिस्ट्रिक्ट एंड लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स। तो 100 जिलों को जो है वह इस योजना के तहत विकसित करने के लिए, उसके विकास के लिए जो है उसको सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें लगभग 1.7 करोड़ किसान जो है वह लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक, एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वह लॉन्च की गई है। इस स्कीम्स को आपको भी देखना होगा। ठीक, कौन सी? प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, जो कि 100 जो है वह जिलों को सम्मिलित करेगी और 1.7 करोड़ जो फार्मर्स होंगे उनको, उनके लिए जो है यह सहायक सिद्ध होगी। तो यह स्कीम भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद एग्रीकल्चरल ग्रोथ और रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए जो है स्टूडेंट मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, तो कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट जो है वह योजना जो है वह लॉन्च करने जा रहा है, मिशन लॉन्च करने जा रहा है गवर्नमेंट। कॉटन सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस दृष्टि से कॉटन बोर्ड पर एक बार क्वेश्चन भी आया था, इस बार मखाना बोर्ड बनने की जो है वह तैयारी है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 5 कॉटन को लेकर 5 ईयर मिशन टू जो है वह फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। तो 5 ईयर मिशन जो है वह लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट। किसके लिए? तो इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी के जो इम्प्रूवमेंट है उसको, उसके लिए जो है वह कॉटन मिशन लॉन्च करने जा रही है। कॉटन को लेकर स्टैटिक पार्ट आपको कवर करना है। ठीक, ज्योग्राफिकल उसके पार्ट को कि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट क्लाइमेट है जो कि कॉटन प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको आपको थोड़ा सा गूगल कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी, या फिर एनसीईआरटी में भी मिलेगी। देन उसके बाद एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है मखाना बोर्ड इन बिहार। मखाना बोर्ड को लेकर मखाना के लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इस बजट में किए गए हैं। तो टू बी सेट अप टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ FPO। ठीक, तो बिहार में जो है वह मखाना बोर्ड के इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वह प्रोविजन किए गए हैं, जो कि प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में हेल्प करेगा। ठीक, बिहार में मखाना अत्यधिक रूप से जो है वह उत्पादित होता है, विशेषकर मिथिला में, जिसको 2021 में स्टूडेंट इसको GI टैग भी मिला था। ठीक, 2021 में GI टैग भी मिला था कहाँ को? तो मिथिला मखाना को। तो मिथिला मखाना को 2021 में GI टैग भी मिला था। अब सरकार ने उसको लेकर जो बोर्ड है, मखाना बोर्ड है, उसको बनाएगा, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ और रूरल प्रॉस्पेरिटी को लेकर यह कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, जिसमें हमने देखा कि GM क्रॉप और हाई यील्डिंग सीड को पढ़ना है अच्छे से, KCC के स्टैटिक पार्ट को, धन धान्य कृषि योजना या जो कि शुरुआत की जा रही है इसको, और कॉटन को लेकर जो है हमको इम्पॉर्टेंट जो है वह उसके पार्ट्स को कवर कर लेना होगा। तो यही 3-4 चीज़ें आपको मुश्किल से इसमें आधे घंटे का समय लगेगा, तो इसको जरूर कीजिएगा, तभी आपको जो है वह पूरा का पूरा जो है वह, आप जानते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस
एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे हैं यूपीएससी के, तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, तभी आपके क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट हैंडल हो पाएंगे। क्योंकि हम भी यहाँ पे हर एक चीज़ काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करना जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी चाहिए। ठीक, तो इसलिए आप जो है इसको अपने लेवल पे 4 घंटे टाइम देके 5 घंटे टाइम देके कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो आत्मनिर्भर इन पल्स, तो पल्सेस के लिए भी स्टूडेंट एक मिशन 6 ईयर मिशन जो है वह लॉन्च किया जा रहा है। सोशल स्पेशल स्पेशल फोकस ऑन तुअर, विशेषकर जो तुअर दाल होती है जिसे हम अरहर दाल भी बोलते हैं, तुअर, उड़द और मसूर को लेकर जो है वह एक 6 ईयर मिशन जो है वह प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। किसके लिए? दाल के लिए। दाल के बारे में आपको जानकारी लेना अत्यधिक आवश्यक है। दाल जो है स्टूडेंट, भारत जो है वह दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है विश्व का। आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक भी है, और यह भी आश्चर्यजनक बात है कि सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ ही साथ भारत दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और आयातक भी है, आयात भी करता है। तो उसलिए आत्मनिर्भर होने के लिए 6 ईयर मिशन जो है वह लॉन्च किया जा रहा है, इस जिसमें डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रिजिलेंट सीड्स, तो सीड्स की चर्चा फिर आ गई। तो डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स, तो जो जलवायु को लेकर जलवायु प्रतिस्पर्धी जो बीज होंगे उसके विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इन्हांसिंग प्रोटीन कंटेंट, यानी कि जो दाल होती है आप जानते हैं कि प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है, तो उसमें जो सीड्स डेवलप किए जाएंगे उसमें प्रोटीन की जो मात्रा होगी उसको इन्हांस करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, आप इस स्लाइड को ध्यान में रख लीजिए, दाल के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें ध्यान लीजिए, आपको यदि क्वेश्चन बना तो यहीं से बन जाएगा। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इस 6 ईयर मिशन में इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा इम्प्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, स्टोरेज पे जो है वह चर्चा की गई है, उसको डेवलप पे, एंड मैनेजमेंट इंश्योरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइस, यानी कि जो उचित मूल्य होगा, ठीक, रेम्यूनरेटिव जो प्राइस होगा उचित एवं जो लाभकारी मूल्य होगा फॉर द फार्मर्स, तो उस पे जो है वह ध्यान दिया जाएगा। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट जो है वह पॉइंट थे 6 ईयर मिशन पल्स को लेकर, ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपको सिर्फ पल्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेनी है, बाकी आप यहाँ से सब कुछ पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सपोर्टिंग एमएसएमई एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया। तो एमएसएमई सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे इस बजट में, तो उसको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, यानी कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड्स की व्यवस्था की, जैसे कि अभी हमने देखा था किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, उसी प्रकार से जो है वह माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट कार्ड की जो है वह प्रोविजन इस बजट में किया गया है। देखते हैं, तो कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड विथ 5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल, जो उद्यम पोर्टल होगा, उद्यम पोर्टल को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, नोट की डाउन कीजिए, उद्यम पोर्टल। इसके अलावा जो इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होंगे माइक्रो इंटरप्राइजेज, तो उनको जो है वह 5 लाख तक का जो है वह लोन प्रोवाइड किया जाएगा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड, यानी कि पहले साल में जो है वह 10 लाख कार्ड जो है वह इशू जो है वह विल बी इशू, जो इशू जो है वह किए जाने हैं, ठीक, इसका प्रोविजन है। तो क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया गया है, और यह किस लिए किया गया है? मेक इन इंडिया, ठीक, मेक इन इंडिया को जो है वह लोकल फॉर वोकल,
जब छोटी छोटी इंटरप्राइजेस जो है वह डेवलप करेंगी तो लोकल जो कमोडिटीज हैं उनको बढ़ाने में मदद मिलेगी और उनके बढ़ने से क्या होगा, आत्मनिर्भर और एक्सपोर्ट में जो है वह काफी इंपॉर्टेंट जो है वह ग्रोथ देखने को हमको मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर। तो जो सबसे पहले जो उद्यमिता में कदम रखने जा रहे हैं जो यूथ, आप देखेंगे कि गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी ज्ञान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा की गई है इसमें। तो यूथ्स के लिए स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर्स, तो जो पहली बार उद्यम में कदम रखने जा रहे हैं उनके लिए 5 लाख तक का जो है वो फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, a new scheme to be launched to provide term loan up to 2 crore during the next 5 years। 5 साल में जो है वह लगभग 2 करोड़ तक का जो है वह क्या किया जाएगा, एंटरप्रेन्योर को जो है वह लोन देने की जो है वह व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 5 लाख जो है वह इंटरप्रेन्योर्स आएंगे, जिसमें महिलाएं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होंगे। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वह प्रोविज़न उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, मेक इन इंडिया के लिए किए जा रहे हैं। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। यहाँ से आपको सिर्फ यही देखना है, कोई होमवर्क नहीं है, जो भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बन सकता है। ठीक, तो क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, उद्यम पोर्टल पे थोड़ा सा आपको कार्य करना होगा, उद्यम पोर्टल को जानना होगा। इसके अलावा इंटरप्रेन्योर के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को भी जो है वह शामिल किया गया है। 5 लाख जो है वह फर्स्ट टाइम में इंटरप्रेन्योर्स को इससे जो है वह लाभान्वित किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्हांसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विथ गारंटी कवर। तो गारंटी कवर के साथ जो क्रेडिट साख की उपलब्धता है उसमें कुछ जो है वह बदलाव किए गए हैं, उसको बढ़ा दिया गया है। तो आप देखेंगे कि एमएस जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उसमें जो करंट गारंटी कवर था वह कितने का था, तो 5 करोड़ का था। ठीक, अब इसको बढ़ाकर 10 करोड़ का कर दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप के लिए वर्तमान समय में 10 करोड़ तक का गारंटी क्रेडिट गारंटी कवर था, जो कि अब बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया है। और एक्सपोर्टर एमएसएमई, यानी कि जो एमएसएमई के एक्सपोर्टर सेंटर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट पर ध्यान देते हैं, तो फॉर टर्म लोन्स अप टू 20 करोड़ तक का उनको जो है वह लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यह थोड़ा सा इन्हांसमेंट किया गया है, यह भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वह यह वाला स्लाइड है हमारे लिए। क्या है, रिवाइज इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमई। 2020 में आपको याद होगा स्टूडेंट, जो क्लासिफिकेशन है एमएसएमई का क्राइटेरिया उसका क्या होगा, उसको रिवाइज एक बार किया गया था, फिर से इस बजट में रिवाइज किया गया है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखते हैं। तो जो हमारा एमएसएमई होगा, किसको एमएसएमई कहा जाएगा, यानी कि माइक्रो जो इंडस्ट्री होती है, मीडियम और स्मॉल जो इंटरप्राइजेज होती हैं, कौन कौन सी ऐसी क्राइटेरिया होंगी जो कि एमएसएमई के निर्धारण में जो है वह कार्य करेंगी। तो देखते हैं, आप जानते हैं कि 2 तरीके से किया जाता है, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक टर्नओवर की दृष्टि से। तो इन्वेस्टमेंट में यदि देखते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस में, तो सबसे जो वर्तमान में है, तो 1 करोड़ का यदि किसी इंटरप्राइजेस में, किसी उद्योग में 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो वह माइक्रो इंटरप्राइजेस था। लेकिन अब क्या, उसको बढ़ा दिया गया है 2.5 करोड़ तक का। कितने का, 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला भी इंटरप्राइजेज जो है वह माइक्रो लेवल में आएगा। तो इससे जो कवरेज, जो विभिन्न प्रकार की स्कीम्स चलाई जा रही हैं
उसके कवर करने का जो दायरा होगा स्टूडेंट वह बढ़ जाएगा। उस दायरे के बढ़ने के कारण जो है वह काफ़ी ज़्यादा इंटरप्राइजेज उसमें आ जाएंगे और लाभान्वित होंगे। और मेक इन इंडिया वोकल फॉर वोकल जो हमारे देश को विकसित बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वह और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक, तो रिवाइज्ड जो हमारा यह इन्वेस्टमेंट है माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 2.5 करोड़ है। टर्नओवर की बात करें तो पहले यह 5 करोड़ होता था माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, अब कितना हो गया है 10 करोड़ का। स्मॉल के लिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए था और वर्तमान में अब कितना कर दिया गया है 25 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट वाले भी जो इंटरप्राइजेस होंगे वह स्मॉल इंटरप्राइजेस में गिने जाएंगे। टर्नओवर की बात करें तो पहले 50 का होता था, अब 100 का हो गया है। बात करें मीडियम इंटरप्राइजेस की तो 50 करोड़ का जो है वह पहले इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, तो उसको सिर्फ 50 करोड़ तक वाले को जो है वह मीडियम माना जाता था। अब 125 करोड़ वाला भी मीडियम में आ जाएगा। कितने में 125 करोड़ वाला इंटरप्राइजेस भी। बात करें टर्नओवर की तो पहले 250 करोड़ तक का यदि टर्नओवर है तो वह मीडियम है, लेकिन अब 500 करोड़ वाला भी जो है वह किस में आ गया मीडियम इंटरप्राइजेस में आ गया। तो रिवीजन जो है वह किया गया है क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में। ठीक, तो इस स्लाइड को आप अच्छे से ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए यह स्लाइड, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे आसार हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इन्वेस्टिंग जो है वह इन पीपल इकोनॉमी और इनोवेशन में हमने बताया था कि इन्वेस्ट करने की जो है वह बात सरकार द्वारा की जा रही है। तो कौन कौन से सेक्टर हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये सेक्टर हो जाएंगे, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, क्योंकि इन सेक्टर्स की इन स्कीम्स की जो है वह चर्चा बजट में की गई है। तो देखते हैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 में, ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिए, इस पे कार्य करना होगा, होमवर्क करना होगा, क्वेश्चन बनेंगे यहां से। ठीक, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन जो है वह कैपेसिटी इन आईआईटीज। तो आईआईटीज में हम जहां जो है वह जो इंपॉर्टेंट होगा वहां पे स्टार लगाते जाएंगे। ठीक, इस पे आपको होमवर्क करना है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट होना है वह जो है वह आईआईटी कैंपस जो है उस की कैपेसिटी में जो होगा है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट है डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। ठीक, तो कैंसर के लिए जो है वह स्टूडेंट सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि जो जिला अस्पताल हैं उनमें डे केयर जो है वह कैंसर के लिए जो है वह सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम इंपॉर्टेंट है, इसको आप गूगल कीजिएगा और देखिएगा। प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। तो डिजिटल फॉर्म में जो है वह स्कूल और हायर एजुकेशन में प्रोवाइड किया जाएगा जो भारतीय भाषा की बुकें हैं। तो उसके लिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च की गई है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा होमवर्क के लिए, थोड़ा सा इसमें कार्य करने की इसमें भी आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। तो स्किल में हमने बताया था शुरुआत में ही कि इन्वेस्टमेंट करने जा रही है सरकार। तो टू बी सेटअप विथ ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप। तो वैश्विक जो है वह एक्सपर्टीज और पार्टनरशिप के साथ जो है वह 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किल जो है वो स्किल्स के लिए सेंटर खोले जाएंगे, 5 सेंटर। ठीक, तो इसमें भी थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा। तो यह नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग के लिए जो 5 सेंटर होने वाले हैं वह कहाँ कहाँ होने वाले हैं और क्या कुछ और प्रोविजन इसके बारे में किया गया है। ठीक,
ठीक, ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एक दो लाइन जो है आपको ऐड कर लेना होगा। इसके अलावा अटल अटल टिंकरिंग लैब के बारे में आपको थोड़ा सा कार्य करना होगा, यह भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्या है तो 50,000 लैब टू बी सेट अप इन गवर्नमेंट स्कूल इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो जो अटल टिंकरिंग लैब है तो 50,000 लैब्स जो है वह अगले 5 साल में सरकार द्वारा स्कूलों में जो है वह खोले जाने का प्रोविजन है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को लेकर फॉर एजुकेशन, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो है वह सेंटर खोले जाएंगे। ठीक, तो यह भी जो है वह इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहीं से देख लीजिएगा। इसके अलावा ब्रॉडबैंड कैपेसिटी टू बी प्रोवाइड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंट्रल इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में ब्रॉडबैंड कैपेसिटी जो है वो कनेक्टिविटी जो है स्टूडेंट वह प्रोवाइड किया जाएगा। ब्रॉडबैंड यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी सेकेंडरी हाई स्कूल तक में, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं कहाँ पे, ग्रामीण एरिया में, तो वहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन पर इन्वेस्ट करने जा रही है। ठीक, जिसमें कि 10,000 एडिशनल यानी कि 10,000 एडिशनल सीट्स विथ गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो 5 साल में जो है वह लगभग 75,000 सीटों को जो है वह ऐड करने जा रही है सरकार मेडिकल एजुकेशन में। ठीक, इसके अलावा पीएम स्वनिधि इंपॉर्टेंट है, पीएम स्वनिधि तो टू बी रिवाइम्ड विथ इनहांस्ड लोन फ्रॉम बैंक्स, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट्स। तो इनके लिए जो है वह लोन की व्यवस्था की गई है। तो पीएम स्वनिधि के बारे में यह योजनाएं जो है वह पहले से ही हैं, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो पीएम स्वनिधि के बारे में थोड़ा सा आपको जो है वह होमवर्क करने की आवश्यकता है। तो जिस जिस पे हमने स्टार मार्क्स लगाए हैं उस पे आप थोड़ा सा गूगल उसको कीजिएगा, और 2 लाइन 5 लाइन में आप थोड़ा सा उसको नोट डाउन कीजिएगा। इसके अलावा वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफार्म वर्कर्स, तो ऑनलाइन प्लेटफार्म के जो वर्कर हैं उसके लिए जो है वह कुछ कल्याणकारी चीजें की जाएंगी। तो रजिस्ट्रेशन ऑन द ई श्रम पोर्टल पे और हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना, तो जन आरोग्य योजना को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, जन आरोग्य योजना को, तो यही 4-5 चीजें हैं, इन चीज को आपको देखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट चलिए, इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ से भी आपको होमवर्क की आवश्यकता पड़ेगी और इंपॉर्टेंट चीजें भी यहाँ पे भी डाली गई हैं। तो देखते हैं कि सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो राज्य हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है वह दिए जाएंगे। 50 साल इंटरेस्ट फ्री यानी कि 50 साल के जो है वह ब्याज मुफ्त लोन टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड जो है इंसेंटिव्स फॉर रिफॉर्म्स, तो राज्यों को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, किसके लिए दिया जाएगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक, नेक्स्ट जो योजना है इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, इसके बारे में जो है यदि आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। टू अचीव 100% कवरेज, ठीक, द मिशन एक्सटेंडेड टिल,
2028, यानी कि 2028 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। और 100% जल जो यानी कि हर घर नल से जल योजना जो इसको आप कह सकते हैं, तो 2028 तक 100% प्राप्ति की ओर जो है वह इसका लक्ष्य रखा गया है। तो जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सा आप देखिएगा। इसके अलावा पावर सेक्टर रिफॉर्म भी किए गए हैं। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स एंड ऑगमेंटेशन इन इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन, तो इंट्रा स्टेट जो ट्रांसमिशन होता है पावर सेक्टर का। इसके अलावा एडिशनल बारोइंग फॉर ऑफ 0.5% ऑफ GSDP टू स्टेट। तो यानी कि कुल मिला के यह पावर सेक्टर में जो है वह रिफॉर्म की जो है वह बात की गई है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे देख लीजिएगा। इसके अलावा एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30 इंपॉर्टेंट है। एसेट मोनेटाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। तो एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है जो कि गवर्नमेंट की संपत्तियां हैं स्टूडेंट, क्या कुछ किया जाए जो कि खराब पड़ी संपत्तियां हैं या बिना यूज की संपत्तियां हैं, तो उनसे कुछ न कुछ पैसे निकाल लिए जाए। जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन पर सफर किया होगा, तो रेलवे स्टेशन पर कुछ जो है वह एडवर्टाइजमेंट होता रहता है, एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स लगी होती हैं, अनाउंस होता रहता है। तो वह क्या है, तो वह साथ ही साथ कुछ मोनेटाइजेशन यानी कि कुछ जो है वह धन जनरेट करने, वेल्थ जनरेट करने की एक योजना होती है सरकार की। तो इसी प्रकार से मान लीजिए सरकार का कोई ग्राउंड पड़ा हुआ है, वहां पे कुछ सरकार बना दे जिससे उसको आय होने लगे, किराए पर दे दे, लीज पे दे दे, तो इसी को बोला जाता है एसेट मोनेटाइजेशन। ठीक, तो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान जो है वह 2025-30 जो है वह बनाया गया है। तो इसमें जो है वह 10 लाख करोड़ के जो है वह जो नए प्रोजेक्ट जो है वह निर्धारित किए जाएंगे। तो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अर्बन चैलेंजेस फंड, तो अर्बन रीजन में क्या कुछ चैलेंजेस है उसके लिए जो है वह फंड की व्यवस्था की गई है, 1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब के लिए जो है वह 1 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसमें से क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर एंड जो है वह सैनिटेशन, यानी कि जो जल होता है, सफाई होती है, उसको लेकर जो है वह अर्बन जो चैलेंजेस लगातार बने हुए हैं उसके लिए 1 लाख करोड़ तक की व्यवस्था की गई है। ठीक, तो इसमें 2-3 चीजें जो थी इंपॉर्टेंट थी, इस पे होमवर्क करने की आवश्यकता है आपको। एक तो जल जीवन मिशन और एक एसेट मोनेटाइजेशन प्लान पे होमवर्क ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, इसकी व्यवस्था की गई है। मैरीटाइम डेवलपमेंट यानी कि जो समुद्री रीजन होगा, तटीय रीजन, विथ कॉर्प्स ऑफ 25,000 करोड़ अप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग with up to 49% कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से 49% भागीदारी के साथ मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है वह बनाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियर एनर्जी, तो इन्हांसमेंट टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट विल बी टेकन अप फॉर एक्टिविटी पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टनरशिप है उसको लेकर चर्चा की गई है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो मिशन है विकसित भारत के लिए यह इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा उड़ान जो है योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक चीजें देख लीजिएगा उड़ान के बारे में स्टूडेंट। तो रीजनल कनेक्टिविटी 120 न्यू डेस्टिनेशन एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर इन द नेक्स्ट 10 ईयर। 4
अगले 10 सालों में लगभग 4 करोड़ जो है वह पैसेंजर को जो है वह 120 स्थान जोड़े जाएंगे उसमें, नए स्थान। तो उड़ान को लेकर यह इम्पोर्टेंट प्रोविजन किया गया है। तो उड़ान की इम्पोर्टेंट प्रोविजन तो इम्पोर्टेंट है ही, इसका जो बेसिक चीज़ें, क्योंकि यह पहले की योजना है तो इसके बेसिक जो है वह क्लियर होने चाहिए, जो कि एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इस बार चर्चा है। तो इसको आप थोड़ा सा होमवर्क के रूप में देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार के बारे में। इम्पॉर्टेंट, बिहार पे काफ़ी मेहरबान सरकार चल रही है। तो फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार जैसे कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स कुछ बनाए जा रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोसी कैनाल ERM प्रोजेक्ट। तो यह इम्पॉर्टेंट है, ERM प्रोजेक्ट। तो जो नदी लिंक परियोजनाएं हैं वह इम्पॉर्टेंट है। तो वेस्टर्न कोसी कैनाल जो नहर बनने वाली है उसको लेकर, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ERM प्रोजेक्ट क्या है, वेस्टर्न कोसी कैनाल के बारे में, ठीक। तो यह इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं स्वामी फंड 2, तो यह इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इसको देखिएगा, 15,000 करोड़ फॉर एक्सपेंडिचर कंप्लेंट्स ऑफ 1 लाख बिलिंग यूनिट थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। तो स्वामी फंड 2 के बारे में आप थोड़ा सा इसको होमवर्क के रूप में देखिएगा, जिसकी चर्चा की गई है बजट में, ठीक। नेक्स्ट जो है वह टूरिज्म को लेकर जो है वह इम्पोर्टेंट, टूरिज्म के लिए कुछ बातें की गई है। तो टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लीड ग्रोथ, तो टूरिज्म को लेकर रोजगार जनरेट करने की बात की गई है। तो टॉप 50 टूरिज्म जो डेस्टिनेशन साइट्स हैं टू बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विथ स्टेट के साथ जो है वह पार्टनरशिप को लेकर 50 जो टूरिज्म इम्पॉर्टेंट जो स्थान है उसके डेवलप की बात की गई है। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लीड, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वह टूरिज्म रीजन को बढ़ावा देने के लिए। और इसी से आप लिंक कर सकते हैं जो आपने पीछे उड़ान स्कीम के बारे में पढ़ा था, तो वह भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीमलाइन ई वीज़ा फैसिलिटी के बारे में जो है वह सरकार सोच रही है। इसके अलावा इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर यूथ के लिए, टूरिज्म के क्षेत्र में स्किल डेवलप के लिए जो है वह कुछ बातें की जाएगी। इसके अलावा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव टू स्टेट, तो जैसा परफॉर्मेंस स्टेट के द्वारा किया जाएगा तो कुछ इंसेंटिव भी उन्हें गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, किस लिए, टूरिज्म को डेवलपमेंट के लिए। मुद्रा लोन फॉर होम स्टेज, यानी कि जो मुद्रा लोन है, जो होम स्टेज होते हैं, यानी कि जो आप एक तरीके से कर सकते हैं गेस्ट हाउस टाइप में बनाते हैं टूरिज्म का, जहाँ जहाँ प्लेस होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ बोर्ड्स लगे होते हैं होम स्टे के, यानी कि वो अपने घरों में जो है वह रुकने की व्यवस्था करते हैं टूरिस्टों की। तो उसके लिए मुद्रा लोन की जो है वह व्यवस्था की जाएगी। जो मुद्रा लोन है वह उनके लिए भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा इजी टू ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यह इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार पूरा का पूरा जो बजट है, कुछ होमवर्क के साथ आप यदि इतना कर लेते हैं तो कहीं से और करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि जितनी सारी योजनाएं हैं जिसके इम्पोर्टेंट जो नए सेक्टर्स जो है वह इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वह आप इस पूरे के पूरे सेशन में आप देख सकते हैं, ठीक। तो आज का जो है हमारा सेशन है वह यहीं तक, और आशा करता हूं कि पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा और हमारे साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।